हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने देखा था कि भारतीय दंड संहिता 1860 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई के एग्जाम में पिछली बार, चाहे वो 2017 का एग्जाम रहा हो, 2011 का एग्जाम रहा हो या उससे के पहले का एग्जाम रहा हो, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। मूल विधि के उन सारे प्रश्नों को हम इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। तो जो क्वेश्चन छूटे हुए थे भारतीय दंड संहिता 1860 वाले जो क्वेश्चन बच गए थे उनको आज हम इस वीडियोज में करेंगे और बाकी जो बचेगा उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड संभावित है। देखिए, एक क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न है ये सारे जो मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड संभावित है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना, क्या यह मृत्यु दंड दिया जाएगा इस कार्य के लिए। तो पहले ये जानिए कि धारा 122 का वर्णन मिलता कहाँ है, इस बात को हम पहले समझते हैं। देखिए, जब आप कोई अपराध करते हैं राज्य के विरुद्ध, अध्याय 6 में दिया हुआ है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में धाराएं दी गई हैं जो कि अध्याय 6 से संबंधित है। और 121 से लेके 121 से लेके 130 की जो धाराएं हैं वो अध्याय 6 से संबंधित हैं, जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि धारा 122 उसी में से रिलेटेड है। तो क्या धारा 122 यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध यदि आप हथियार जुटा रहे हैं तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। आपको बिल्कुल मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। आपको आजीवन कारावास या तो फिर उसके बाद उसके अलावा 10 वर्ष की सजा दी जा सकती है। मृत्यु दंड की बात करें तो हाँ, धारा 121 जो है वो मृत्यु दंड की बात करती है। जब आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास करते हैं या तो फिर आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करते हैं या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करते हैं, तो 121 में कहा गया है कि आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर उसके साथ साथ आजीवन कारावास और जुर्माना देय होगा आपके लिए। अब हम अगला, तो यानी कि ये जो है ये मृत्यु दंड से संबंधित नहीं है, यानी कि ये असत्य है। अब अगले कथन पे हम चलते हैं। 194 में ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए, तो इसमें क्या होगा, आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो जी बिल्कुल, इसमें आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा केवल बी वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सिर्फ बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे में जुड़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां पे जाकर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जन समूह द्वारा या किसी भी समस्त सदस्य या सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य ... के अपराध का दोषी होता है। तो इसका देखिए 146 की बात की जा रही है यहाँ पे। अब 146 किसके अंतर्गत आता है? तो अध्याय 8 जो है वो सार्वजनिक शांति को, जो सार्वजनिक क्षेत्र में यदि आप अशांति फैला रहे हैं तो आपको उसमें अपराध दिया जाएगा, यानी कि सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की बात करता है अध्याय 8। और यह 141 से लेके धारा 141 से लेके 160 के बीच में आता है, अध्याय 8। अब हम धारा 146 की बात कर लेते हैं। तो धारा 146 में यदि आप कोई अपराध कर रहे हैं जनसमूह में इकट्ठा होकर, तो उसको बलवा कहा जाता है। बलवा धारा 146 में ऐसा बताया गया है। और एक चीज और, विधि विरुद्ध जमाव की बात की गई है। विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए यदि आप हिंसा कर रहे हैं और विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं, तो विधि विरुद्ध जमाव क्या जमाव, ऐसा जमाव कौन सा जमाव होता है? तो 141 में जो है इसकी परिभाषा का वर्णन किया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव किसे कहते हैं। तो वह जमाव जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव होता है उसको हम विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। इस बात को जान लीजिए अच्छी तरीके से। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो बलवा हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है? तो इसका आंसर जानने से पहले हम इन सभी अध्यायों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अध्याय 16 क्या कहता है? अध्याय 16 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध के बारे में जो बताया गया है वो अध्याय 16 में बताया गया है। अध्याय 16 299 से लेके 377 धारा तक सम्मिलित है। धारा कितने से लेके? 299 से लेके 377 धारा तक जो है वो अध्याय 16 सम्मिलित है। यानी कि अध्याय 16
इससे संबंधित नहीं है, किसके स्वास्थ्य के हानिकारक बनाने के लिए। फिर हम अगले अध्याय की बात करते हैं कि अध्याय देखिए ये क्या लिखा, रोमन में लिखा हुआ 10 10 20 7 27 27, अध्याय 27 किससे संबंधित है? तो जान लीजिए कि अध्याय 27 है ही नहीं, भारतीय दंड संहिता 1860 में अध्याय 27 है ही नहीं, केवल अध्याय 23 तक का वर्णन जो है वो भारतीय दंड संहिता में मिलता है। अध्याय 23 जो है वो सबसे लास्ट अध्याय है। अब यहाँ भी अध्याय 24 भी नहीं आएगा, क्योंकि जब अध्याय 23 तक ही सब अधिकतम है तो अध्याय 24 कहाँ से आ जाएगा, यानी ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अध्याय 16 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले जो अपराध होते हैं इससे संबंधित है, तो बचा क्या, अध्याय 14, यानी अध्याय 14 ही सही है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित कौन सा अध्याय है, तो अध्याय 14 वाला ये सही आंसर होगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं। तो आपका ये इतना ही क्वेश्चन इस पीडीएफ में मैंने लिया था, बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं इसको हम अपने अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जुड़ के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं हम उनको कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।